आपने नाइजर में हुए तख्ता पलट के बारे में सुना होगा। अफ्रीका में आए दिन ऐसा होता रहता है, इसलिए हो सकता है नाइजर में हुए तख्ता पलट पर लोग ज्यादा ध्यान ना दें। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम इस अफ्रीकी देश की उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानें जिनके कारण दुर्भाग्यवश आज नाइजर इस स्थिति में पहुंच गया है। चलिए पहले हम एकदम सरल भाषा में कुछ बेसिक बातें जान लें। नाइजर कहां पर स्थित है? इसका जवाब है वेस्ट अफ्रीका। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि यह कई अन्य देशों से घिरा हुआ है और इसकी समुद्र तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। नाइजर के साउथ वेस्ट भाग में ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नाइजर रिवर है। नाइजर देश का नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा है। आइए जल्दी से नाइजर के पड़ोसी देशों को भी देख लें। नाइजर के नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में लीबिया है। इसके ईस्ट में चैड है और साउथ में नाइजीरिया है। साउथ वेस्ट में आप दो देश देख सकते हैं, बेनिन और बुर्किना फासो, और वेस्ट में माली है। नाइजर की राजधानी है नियामे। नाइजर यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय समूहों का सदस्य है। धार्मिक पहलू की चर्चा करें तो नाइजर में 99% से अधिक लोग इस्लाम का पालन करते हैं और इनमें से ज्यादातर सुन्नी हैं। जातीय पहलू की बात करें तो नाइजर का प्राइमरी एथनिक ग्रुप है हाउसा, फिर है जारमा और सोंघे, जिसके बाद है टुआरेग। नाइजर के हटाए गए राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम अरब माइनॉरिटी के हैं। कई बार उन पर विदेशी वंश का होने का लेबल लगाया गया है। नाइजर के बारे में बेसिक्स जान लेने के बाद चलिए अब डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। साथ ही हम उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिनके कारण नाइजर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। अगर हम अफ्रीका के लैंडस्केप पर गौर करें तो हम पाएंगे कि प्रचुर मात्रा में संसाधनों की उपस्थिति और अपने रणनीतिक महत्व के कारण अफ्रीकी देश वैश्विक शक्तियों के अखाड़े में तब्दील होते गए और आज अफ्रीका वैश्विक शक्तियों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। विश्व पर नियंत्रण और अपना वर्चस्व स्थापित करने की भूख के चलते कॉलोनाइजर्स के द्वारा किए गए ऐतिहासिक अन्यायों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आर्थिक लाभ और अपने साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के चलते यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया। इस दुष्ट प्रकरण को अफ्रीका के लिए हाथापाई के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अफ्रीका की वर्तमान की चुनौतियों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। आज अफ्रीका महाद्वीप जिन कठिनाइयों से जूझ रहा है वो कॉलोनाइजर्स के अन्यायपूर्ण कार्यों से उत्पन्न हुई हैं। अफ्रीका के मिनरल्स, लैंड और लेबर जैसे संसाधनों की भूख के चलते कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका के मैप पर मनमानी रेखाएं खींच दी। यह अफ्रीका की भूमि और वहां के लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इस दौरान कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका महाद्वीप पर पनपने वाली जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। उन्होंने तो बस अपने स्वार्थ के हिसाब से मैप पर मनमानी रेखाएं बना दी। आज आप जो अफ्रीका महाद्वीप के मैप पर स्ट्रेट लाइंस खींची देखते हैं, उसके पीछे यही वजह है। अफ्रीका के लोगों पर इन सीमाओं को कृत्रिम रूप से थोपा गया, जिससे विभिन्न समूहों को जबरन इन सीमाओं के हिसाब से रहना पड़ा। इसने अनेक बार जातीय और सांस्कृतिक तनाव को जन्म दिया। इस द्वेषपूर्ण व्यवस्था ने अक्सर सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को प्रज्वलित किया, जिसकी गूंज पूरे महाद्वीप में आज भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कॉलोनियल विरासत ने अफ्रीका के सामाजिक और राजनीतिक लैंडस्केप को गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी था। कॉलोनियल समय में देश की स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं और संस्कृति को क्रूर तरीके से दबाया गया। नाइजर 1960 में आजाद हुआ। आजादी के बाद उभरी पावर वैक्यूम के चलते मिलिट्री लीडर्स की सत्ता पर नियंत्रण की राह आसान हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में नाइजर कई बार तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर चुका है। तख्तापलट के पीछे के जटिल कारण होते थे सत्ता संघर्ष,
आर्थिक चुनौतियां और भीतरी असहमति। देखिए, आमतौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के सामने चुनौतियां होती हैं मजबूत संस्थानों का निर्माण और एक स्थिर राजनीतिक ढांचे की स्थापना, और इसके लिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक होती है। यदि नेतृत्व बार बार बदले तो यह कार्य काफी जटिल बन जाता है। नाइजर ने इस जटिलता का कई बार सामना किया है। देश में राजनीतिक अस्थिरता तो जैसे आम बात है। इसने देश के आर्थिक विकास को बाधित किया है, विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया है और विभिन्न जातीय और राजनीतिक समूहों के बीच तनाव पैदा किया है। वर्तमान में नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। देश में साक्षरता की भारी कमी है। लोग गरीबी, खाद्य असुरक्षा और विकास की कमी से त्रस्त हैं। वहीं दूसरी ओर नाइजर में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोना और यूरेनियम। इनफैक्ट नाइजर दुनिया में यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके पास अफ्रीका के उच्चतम श्रेणी के यूरेनियम ओर्स हैं। और यही कारण है कि फ्रांस से आजाद होने के बावजूद नाइजर के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर आज भी फ्रांस ने उल्लेखनीय प्रभाव बरकरार रखा हुआ है। फ्रांस की लगभग 70% ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से आती है, जिसके लिए फ्रांस नाइजर से बड़ी मात्रा में यूरेनियम इंपोर्ट करता है। फ्रांस की कंपनियों की मौजूदगी आप नाइजर के एनर्जी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाएंगे। अक्सर चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कि नाइजर के संसाधनों का अनइवन एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है और लाभ का अन्यायपूर्ण वितरण हो रहा है। फ्रांस नाइजर सहित कई अफ्रीकी देशों पर आज भी काफी आर्थिक दबदबा रखता है। देश में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन ने तख्तापलट के लिए माहौल तैयार किया। फ्रांस और नाइजर के बीच आर्थिक साझेदारी में असंतुलन काफी स्पष्ट है। इस साझेदारी में फ्रांस को अधिक लाभ होता है। इससे उन आवाजों को बल मिलता है जो कहती हैं कि नाइजर अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर फ्रांस के क्वासी एम्पायर का एक हिस्सा है। इसने इस धारणा को भी बल दिया कि नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम वास्तव में फ्रांस की कठपुतली थे। ताजा घटनाक्रम में बजूम को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। मिलिट्री हुंटा ने हस्तक्षेप करके नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। मिलिट्री हुंटा मूल रूप से मिलिट्री लीडर्स के ऐसे समूह को कहते हैं जिन्होंने बलपूर्वक सरकार पर कब्जा कर लिया है। सत्ता के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप जनरल अब्दुल रहमान शियानी ने ट्रांजिशनल सरकार की देखरेख की बागडोर संभाली है। विडंबना यह है कि जनरल शियानी राष्ट्रपति गार्ड के रूप में पदस्थ थे, जहां इनकी जिम्मेदारी थी कि राष्ट्रपति को वर्तमान तख्तापलट जैसी स्थितियों से बचाना। रिपोर्टों की माने तो बजूम शियानी को पद से हटाना चाहते थे, जबकि इसके उलट शियानी ने बजूम को सत्ता से हटा दिया। जाहिर है तख्तापलट के बाद फ्रांस ने एड में कटौती कर दी है। चलिए अब हम चर्चा में साहेल क्षेत्र को लाते हैं। आपने सहारा रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नाइजर देश का 80% से अधिक भूमि क्षेत्र सहारा रेगिस्तान में स्थित है। रेगिस्तान होने के कारण यह क्षेत्र काफी ड्राई होता है। अब यहां जरा इसके साउथ में देखिए। आपको यहां हरे भरे सवाना की एक बेल्ट दिखाई देगी। सूखे सहारा रेगिस्तान और हरे भरे सवाना की इस बेल्ट के बीच एक ट्रांजिशनल क्षेत्र स्थित है। अटलांटिक ओशन से रेड सी तक फैला ये इंटरमीडियरी क्षेत्र साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान तक फैली ये बेल्ट लगभग 5400 किलोमीटर लंबी और 1000 किलोमीटर तक चौड़ी है। ड्राई क्लाइमेट वाला ये क्षेत्र अक्सर पानी की कमी से जूझता रहता है। ये काफी बड़ी चुनौती है, खासकर ये देखते हुए कि नाइजर की विशेष रूप से वाटर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और माइनिंग पर भारी निर्भरता है। इसके अलावा उच्च जन्म दर के कारण क्षेत्र की तेजी से बढ़ती जनसंख्या स्थिति को और गंभीर बना देती है। इनफैक्ट आज हमारी चर्चा के विषय नाइजर देश का प्रजनन दर विश्व में सबसे ज्यादा है। व्यापक गरीबी और असमानता के कारण उत्पन्न हुई कठिन जीवन की स्थितियां सैन्य तख्तापलट
का माहौल बनाती हैं। देखिए, जब नागरिकों को अन्याय का एहसास होता है या उन्हें लगता है कि उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनके भीतर बदलाव की इच्छा सैन्य तख्तापलट की तरफ उनका झुकाव बढ़ा देती है। इसलिए इस क्षेत्र में सैन्य तख्तापलट होते रहते हैं। इनफैक्ट इस वक्त माली, बुर्किना फासो, सूडान और अब नाइजर में भी मिलिट्री हुंटा का शासन है। इन देशों में कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष जैसे कारणों का हवाला देकर स्थिरता बनाने के बहाने सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय घर्षण के लिए जाना जाता है। बोको हराम, इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे आतंकवादी समूह इस क्षेत्र में अक्सर हमले करते रहते हैं। इससे आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा मिलिट्री हुंटा तख्तापलट को यह कहकर सही ठहराती है कि मौजूदा प्रशासन के पास देश के भीतर बढ़ते आतंकवाद और उसके साथ जुड़ी सुरक्षा जटिलताओं को प्रभावी ढंग से हैंडल करने की क्षमता नहीं है। नाइजर के भीतर फ्रांस, रूस और अमेरिका काफी सक्रिय हैं। अपनी सीमाओं के भीतर अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद सिविलियन लीडरशिप देश के भीतर विद्रोही हमलों को रोकने में असमर्थ साबित हुई। इसके अलावा लोगों ने अपनी भूमि पर विदेशी सैनिकों और मिलिट्री अड्डों की उपस्थिति को अपनी संप्रभुता पर अतिक्रमण के रूप में देखा। अमेरिका के लिए ये ठिकाने साहिल क्षेत्र के भीतर उसके आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। जब नाइजर में फ्रांस के दूतावास पर हमला किया गया था, तब फ्रांस ने एक सख्त चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि फ्रांस के हितों पर किसी भी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की चेतावनी नाइजर में फ्रांस की प्रभावशाली उपस्थिति और उसकी ऐतिहासिक सत्ता की याद दिलाती है। अपना प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के चलते रूस ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में अपने सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को लगातार बढ़ाया है। क्षेत्र में फ्रांस और अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के साथ साथ नाइजर के यूरेनियम भंडार पर भी रूस की नजर है। रूस के इन प्रयासों में सहायक हो सकता है वैगनर ग्रुप। हाँ, ये वही संगठन है जिसने हाल ही में रूस में तख्तापलट करने का प्रयास किया था। दरअसल रूस अपनी सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से वैगनर समूह का इस्तेमाल करता है, खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों में जिनका रूस के लिए राजनीतिक या वित्तीय महत्व अधिक होता है। इससे रूस बड़ी चतुराई से वैगनर समूह को स्वयं से अलग बताकर समूह के कामों की जवाबदेही लेने से बच सकता है। इससे रूस की प्रत्यक्ष भागीदारी साबित करना काफी जटिल हो जाता है, जिससे रूस खुले तौर पर जिम्मेदारी लिए बिना अपने विशिष्ट उद्देश्यों को वैगनर समूह के माध्यम से सक्रिय रूप से आगे बढ़ा पाता है। हाल ही में वैगनर समूह द्वारा असफल तख्तापलट का प्रयास रूस को वैश्विक मंच पर खुद को वैगनर से अलग दिखाने में और ज्यादा सहायक होगा। वैसे नाइजर की मिलिट्री हुंटा ने रूस के वैगनर समूह से सहायता मांगी है। वैगनर समूह यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के पहले से ही अफ्रीका में मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि वैगनर समूह की सहायता से मिलिट्री संभवतः विद्रोह को दबाने में सफल हो सकती है। नियामे में फ्रांस के दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा रूसी झंडे लहराना अफ्रीका में पश्चिमी प्रभाव के प्रति बढ़ते असंतोष का एक संकेत है। इसी बीच रूस और चीन जैसी प्रतिद्वंदी शक्तियां अफ्रीका में पश्चिम के प्रति बढ़ते असंतोष की स्थिति का लाभ अवश्य उठाएंगी। आप शायद जानते होंगे कि इकोवास नाइजर में सैन्य हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोवास है क्या। इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। यह पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र में स्थित 15 अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है। हालांकि तख्तापलट के बाद इकोवास ने नाइजर को अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इकोवास लागोस संधि के परिणाम स्वरूप
1975 में अस्तित्व में आया। इसका प्राथमिक उद्देश्य है अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी निवास करती है। अनुमान के अनुसार यह संख्या 40 करोड़ से भी अधिक है। इकोवास का लक्ष्य है अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में एक यूनिफाइड करेंसी की स्थापना करना और एक कोहेसिव ट्रेडिंग ब्लॉक का निर्माण करना। कुल मिलाकर एक एकीकृत और सीमा मुक्त क्षेत्र का निर्माण करना। इकोवास चाहता है कि क्षेत्र लोकतंत्र, कानून और सुशासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो। अमेरिका का इकोवास के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए आर्थिक सहयोग के उद्देश्यों के अलावा इकोवास क्षेत्र के भीतर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की घटनाओं को कम करने का भी प्रयास करता रहा है। तो इकोवास इससे पहले भी सैन्य हस्तक्षेपों में शामिल रहा है और इस बार भी इकोवास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि मिलिट्री हुंटा ने राष्ट्रपति बजूम को सत्ता नहीं लौटाई तो सैन्य हस्तक्षेप किया जाएगा। जाहिर है मिलिट्री हुंटा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और नाइजर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। स्थिति की जटिलता को बढ़ाता है नाइजर के पड़ोसी देशों माली और बुर्किना फासो का मिलिट्री शासन के अधीन होना। इन पड़ोसी मुल्कों ने नाइजर में तख्तापलट के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और कहा है कि नाइजर पर हमले को खुद पर हमले के रूप में देखा जाएगा। नाइजर की मौजूदा स्थिति हमें बताती है कि मजबूत राजनीतिक संस्थानों का होना कितना महत्वपूर्ण है। जब राजनीतिक संस्थान कमजोर होते हैं तो वह संघर्षों के प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थ होते हैं। यह असमर्थता घरेलू और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के लिए द्वार खोल देती है, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। अस्थिरता और सैन्य नेताओं के उदय के बीच एक दिलचस्प संबंध होता है। खैर, इस समय बातचीत का केंद्र बना हुआ है नाइजर का यूरेनियम भंडार, जो फ्रांस की परमाणु ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यही बात फ्रांस को दृढ़ता से प्रेरित करती है कि नाइजर में ऐसी सरकार रहे जो उसके हितों के अनुरूप हो। यह सब देखते हुए इस क्षेत्र में गंभीर संघर्ष की संभावना कई गुना बढ़ गई है। हाल ही के अपडेट्स बताते हैं कि इकोवास ने नाइजर में सैन्य हस्तक्षेप की मंजूरी दे दी है। इकोवास का कहना है कि वो देश में सैन्य शासकों को हटाकर संवैधानिक शासन लाना चाहता है। इकोवास ने अपने सशस्त्र बलों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। साथ ही अमेरिका ने नाइजर में लोकतंत्र और स्थिरता लाने की इकोवास की रणनीति का समर्थन किया है। लोकतंत्र के रक्षक फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें नाइजर के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।